Okay, let us see. So, our today's topic, first of all, we would like to explain that how to determine the oxidation number of central metal in a coordination compound. एंड देन आफ्टर उसके बाद हम बात करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी रूल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करने के लिए अगर आपने क्लास 11th में रूल्स पढ़े हैं तो लगभग वही रूल्स यहाँ पे लगने हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि किस लिगेंड पे चार्ज कितना होता है। आपको लिगेंड्स का चार्ज याद होना चाहिए, उसको याद करना है, उसको लर्न करना है। कहां से करेंगे? आपकी बुक में है, एनसीईआरटी बुक में ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, अदर बुक्स में है, या फिर मैं आपको स्टडी मटेरियल वाले कॉलम में इमेज सेंड कर दूंगा जिसमें लिगेंड्स, उनके सिंबल, उनके नेम और उनका चार्ज वहां पे होगा। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको नेम ऑफ लिगेंड, चार्ज ऑफ लिगेंड एंड फॉर्मूला, यहाँ पे एग्जांपल में भी मैं ढेर सारे लिगेंड्स के नेम, सिंबल और उनके चार्ज एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल्स में भी। तो यहां से भी आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में भी ये मानिए आप 90% आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़े बहुत लिगेंड्स जो बचेंगे वो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बात करता हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करना क्यों है। बिकॉज एक तो आईयूपीएसी नेमिंग जब हम करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो उसमें सेंट्रल मेटल के नेम के आगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करना जरूरी होता है। यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगर आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है तो आपको उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप वीबीटी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे आने वाले टॉपिक्स में, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने से पहले भी आपको सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। यानी कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कौन सा? कि आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी कंपाउंड में अगर पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है, अगर पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है, तो उसमें जितने भी लिगेंड्स हैं, जितने भी मेटल है या आयंस उसमें हैं, उन सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम जीरो के इक्वल होना चाहिए। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। आपका काफी पॉपुलर एग्जांपल ये जो हम बार बार लेते आ रहे हैं, K4 FeCl होल 6, इसी से शुरुआत करते हैं। ढेर सारे एग्जांपल पढ़ने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, K4 FeCl6 में K4 अगर साथ है तो इसका कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि पोटेशियम ने इस एंटिटी के, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के चार्ज को बैलेंस कर दिया। किसने? पोटेशियम ने, ठीक है। तो ये पूरा मिला के देखें तो ये पूरा का पूरा एक न्यूट्रल कंपाउंड यहाँ पे नजर आता है, K4 FeCl6। यानी कि इसमें पोटेशियम, FeCN, इन सबके चार्जेस का अगर मैं सम करता हूँ, सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स को अगर मैं ऐड करता हूँ, तो टोटल क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है Fe का। किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है? Fe का। तो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हम यहां पर x रखते हुए चलेंगे। x रख करके बाकी सबकी वैल्यूज रखेंगे। तो मैंने Fe की जगह वैल्यू रखी कितनी? x। अब भाई पोटेशियम की बात करें, डियर स्टूडेंट्स, पोटेशियम इज एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। और 11th क्लास में आपने एक रूल पढ़ा है कि फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं, ये किसी भी कंपाउंड में +1 ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। कितना? +1 ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। मेरे पास यहां पर 4 पोटेशियम है। कितने पोटेशियम है? 4 पोटेशियम है। तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर मैं कैसे लिखूंगा इसका? देखिए, 1 पोटेशियम का होता है +1, तो मैं लिखूंगा 1 इंटू 4 प्लस, भाई 4 पोटेशियम है तो 1 इंटू 4 यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा। Fe का आपने रखा x, और आपको पता है Cn, साइनाइड, एज ए लिगेंड हम इसको बोलते हैं साइनो। क्या बोलते हैं? साइनो बोलते हैं। तो यहां साइनो पे चार्ज होता है -1। अब इसमें कार्बन नाइट्रोजन का अलग अलग नहीं देखना, क्योंकि आपको पता है यहां पर Cn- एज ए लिगेंड है, और Cn पे पूरा चार्ज क्या है? -1।
तो आपको Cn को एक यूनिट मानते हुए चलना है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर लिखना है, इसका x रखा, Cn का कितना है, Cn का है -1 × 6, यानी कि आ जाएगा आपका -6, और टोटल क्या आना चाहिए 0। ठीक है, तो यहां पर 1 × 4, 4 + x -6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास आएगी 6 - 4 यानी कि +2। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है जिससे आपको पूरी प्रोसेस समझ में आई। ठीक है, अब मैं थोड़ा तरीका यहाँ पे बदलता हूं, और तरीका क्या बदलता हूं, मान लो बच्चों कि यहां पर आपको K4 नहीं दिया हो और आपको गिवन हो ओनली क्या, आपको गिवन है FeCN6 4-। ठीक है, अब यहां पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है Fe का। अगर ऐसा दिया हो, मान लो K4 नहीं है, मान लो K4 यहां पे गिवन नहीं है, तो क्या करोगे, इसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसमें आपको Fe का, तो वही बात है, Fe की जगह कितना रखना है x, CN6 का कितना आ जाएगा 1 × 6 यानी कि -6 इज इक्वल्स टू, क्या मैं 0 रखूंगा यहाँ पे, क्या मैं यहाँ पे 0 रखूंगा, नहीं रखूंगा, क्या रखूंगा मैं यहाँ पे, इज इक्वल्स टू में क्या रखूंगा -4। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 6 - 4 इज इक्वल्स टू +2, 6 - 4 इज इक्वल्स टू +2, यानी कि अगर एंटिटी का चार्ज बैलेंस नहीं हुआ है, उसके बाहर पहले या बाद में कोई आयन नहीं है, उसके ऊपर चार्ज एज इट इज है, तो आपको सबका चार्ज ऐड करके उस चार्ज के बराबर पहुंचाना है। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट वे था यहाँ पे। इसके बाद ओके, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि कुछ और एग्जाम्पल लेंगे। ये तो चलिए हमने एक सिंपल एग्जाम्पल लिया, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और उससे इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें यहां पे पढ़ने हैं। देखिए, ओके, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं, मेरे पास ये कंपाउंड है, इसमें सेंट्रल मेटल है कोबाल्ट, सेंट्रल मेटल क्या है, कोबाल्ट है, CO कोबाल्ट है। यहाँ पे देखिए, अगर कैपिटल C और कैपिटल O लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, कार्बोनिल। क्या मतलब है इसका, कार्बोनिल। ये कार्बोनिल एक लिगेंड है, कैसा लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड है। कार्बोनिल कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल। और कैपिटल C स्मॉल O लिखा होता है तो ये होता है कोबाल्ट मेटल। क्या होता है, कोबाल्ट मेटल। ठीक है, अब भाई यहां पे मैं बात करूं, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको चाहिए, इसकी वैल्यू आपने रखी x, आपको पता होना चाहिए एमीन। वैसे तो NH3 का नाम क्या होता है, अमोनिया, लेकिन एज ए लिगेंड हम NH3 को क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एमीन। तो एमीन एक न्यूट्रल लिगेंड है, कैसा लिगेंड है, एमीन न्यूट्रल लिगेंड है। तो न्यूट्रल लिगेंड एमीन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, 0 × 6 यानी कि 0। और Cl क्लोराइड, Cl पे चार्ज होता है हमेशा -1, हेलोजन का चार्ज हमेशा कितना होता है, -1 होता है, किसका, हेलोजन का चार्ज। तो -1 × 3 यानी कि ये आ गया आपके पास -3, तो x - 3 इज इक्वल्स टू 0, टोटल 0 है क्योंकि पूरा का पूरा ये न्यूट्रल है। x इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपको यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए लिगेंड्स के चार्जेस पता होने चाहिए, लिगेंड्स के चार्जेस पता होने चाहिए। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। कंपाउंड है यहां पे, आई थिंक आप बता देंगे सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। Ag का ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में कितना होगा, मैसेज करके बता सकते हैं, बताइए। Ag का ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में कितना होगा, बताइए। Yes, what is the oxidation number of silver in this compound? नितिन का आंसर है 1 + 1।
और लगभग बच्चों का आंसर +1 ही है, बिल्कुल ठीक है, +1 कैसे आया भाई? सोडियम, वही बात, सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1 होता है। Ag का आपने x रखा, Cn का दोनों का कितना आ गया? -2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2 - 1 यानी कि +1। तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +1 आपके पास आता है। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ये कंपाउंड देखिए, इसमें आपको क्रोमियम Cr का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना होगा? H2O हम 4 ले लेते हैं, H2O 4 Cl2 NO3। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर किसका? Cl का, वाटर का, NO3 का। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर स्टूडेंट्स -1 होता है, NO3 पे भी -1 चार्ज होता है। NO3 नाइट्रेट कैसा चार्ज होता है? -1। यानी कि देखिए, वाटर कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल, X, वाटर का चार्ज 0, दोनों क्लोरीन का चार्ज -2, NO3 का चार्ज -1, टोटल क्या आना चाहिए? 0। तो X की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी आपके पास? +3। कितनी आ जाएगी X की वैल्यू? +3। तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसा है? +3 है। आई होप कि लगभग पैटर्न आपको समझ में आ गया। अब देखना ये है कि आपको लिगेंड्स के चार्जेस याद रहते हैं कि नहीं रहते, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। अभी नेमिंग में हम बहुत सारे एग्जांपल और देखेंगे, उसमें भी आपको कुछ चार्जेस लर्न हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, या फिर यूं कहें कि कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेमिंग में फर्स्ट रूल ये है कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसमें एक पॉजिटिव पार्ट है, एक नेगेटिव पार्ट है, तो पहले आपको पॉजिटिव पार्ट का नेम लिखना है। जैसे दो तरह के कंपाउंड हो सकते हैं, एक वो जिनमें पॉजिटिव आयन एंटिटी के बाहर हो और एंटिटी उसके बाद हो, जैसे K4FeCN6 में आपने देखा कि ये पोटेशियम कैसा है? पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव पार्ट है, जो इसका आयनिक स्फीयर है वो पॉजिटिव है, और जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो कैसी है? नेगेटिव। ये कैसा पार्ट है? पॉजिटिव पार्ट है, और कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैसी है? नेगेटिव है। या फिर अभी अभी जो हमने एग्जांपल देखा, उसमें हमने देखा Cr H2O होल 4 Cl2 और उसके बाहर था NO3 माइनस। इसमें हमने देखा कि एंटिटी पहले लिखी हुई है, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है इस पे चार्ज कैसा है? ये कैसी है? पॉजिटिव चार्ज है। और इसके बाद लास्ट में इसके बाहर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो आयन जुड़ा है नाइट्रेट, वो कैसा है? वो नेगेटिव है। तो दो तरह के कंपाउंड आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको ऐसा भी कंपाउंड मिल सकता है जिसमें सिर्फ एंटिटी दी हो, उसके बाहर का आयन लिखा ही नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है NiCl4 2-। ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए पहले पॉजिटिव आयन होना चाहिए था, लेकिन पॉजिटिव आयन नहीं है, सिर्फ एंटिटी दी है जिसपे चार्ज है। या फिर हो सकता है NiNH3 होल 4 2+। ये एक पॉजिटिव चार्ज एंटिटी है, इसके बाद यहां पे नेगेटिव आयन होता तो इसके चार्ज को बैलेंस कर देता, पर नेगेटिव आयन यहां पर नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन में आपको जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो मिल सकते हैं जिनमें आपको नेमिंग करनी है। या फिर इनसे अलग ऐसा भी आपको मिल सकता है NiCO4 न्यूट्रल। यहां एंटिटी है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो उसको बैलेंस करने वाले आयन की जरूरत भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कुछ केसेस हैं, इनके अलावा भी बहुत से केसेस हैं, जैसे ब्रिज लिगेंड की हम बात करेंगे, या ऐसे कंपाउंड की हम बात करेंगे जिसमें दो दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। सबसे पहले इन केसेस को समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस तरह का कंपाउंड मिलता है एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे?
पहले उसके पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे, बाद में नेगेटिव का। भाई किसी भी कंपाउंड के नेम में हम हमेशा पहले पॉजिटिव हिस्से का नाम लिखते हैं और बाद में नेगेटिव का। यहां ऊपर वाले कंपाउंड में पॉजिटिव हिस्सा आयनिक पार्ट है। कैसा पार्ट है ये? आयनिक पार्ट। कैसा पार्ट है? आयनिक पार्ट। और आयनिक पार्ट हम किसे कहते हैं? जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर होता है वो आयनिक पार्ट होता है, चाहे वो पहले हो चाहे वो एंटिटी के बाद में हो। आयनिक पार्ट में होते हैं आयंस। क्या होते हैं? आयंस। अगर वो एंटिटी के पहले लिखा हुआ है इसका मतलब पॉजिटिव आयन है, अगर एंटिटी के बाद में लिखा हुआ है इसका मतलब नेगेटिव आयन है। यहां पर ये पॉजिटिव आयन का आयनिक पार्ट है जिसमें K प्लस आयन है। क्या है? K प्लस आयन। स्टूडेंट्स कभी भी आयनिक पार्ट में किसी भी आयन का नंबर ऑफ आयन आपको रिप्रेजेंट नहीं करना। कैसे? जैसे यहां पर पोटेशियम के कितने आयन जुड़े हैं? 4। आपको नेम में ये मेंशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे 4 पोटेशियम है, यानी कि टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना है। आपको सिर्फ लिखना है पोटेशियम। आपको सिर्फ क्या लिखना है? पोटेशियम। यानी कि एंटिटी के चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो आयन है उसका नाम लिखना है, उसका नंबर ऑफ आयन्स बताने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप लिखेंगे सिर्फ पोटेशियम। क्या लिखेंगे? पोटेशियम। तो ये तो हुआ आयनिक पार्ट का नाम इस कंपाउंड में। क्या लिखेंगे? पोटेशियम। फिर आपको आयनिक पार्ट और कोऑर्डिनेशन एंटिटी मैं किसको कह रहा हूं? जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। और आयनिक पार्ट में किसको कह रहा हूं? जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। तो आयनिक पार्ट का नाम अगर आपने लिखा तो एंटिटी का नाम लिखने से पहले आपको स्पेस छोड़ना है। मीन्स आयनिक पार्ट और कोऑर्डिनेशन एंटिटी के नेम के बीच में क्या आएगा? स्पेस। उसके बाद कोऑर्डिनेशन एंटिटी का जब आप नाम लिखेंगे जिसमें आपको क्या क्या लिखना है? सेंट्रल मेटल है और लिगेंड्स हैं। क्या क्या है? सेंट्रल मेटल है और लिगेंड्स हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के नेम में कहीं भी आपको स्पेस नहीं छोड़ना, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है उन सबका जब आप नेम लिखेंगे तो उसके बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा। और दूसरी बात, नेक्स्ट रूल, एंटिटी का नेम लिखते टाइम पहले आपको लिगेंड्स के नेम लिखने हैं, फिर आपको सेंट्रल मेटल का नेम लिखना है। पहले किसके नेम लिखने हैं? लिगेंड के। अब लिगेंड एक से ज्यादा टाइप के हैं तो आप उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि जो अल्फाबेटिकली जिसका नाम पहले आएगा पहले उस लिगेंड का नाम लिखेंगे। अगर एक ही टाइप के लिगेंड एक से ज्यादा है तो उनका नंबर ऑफ लिगेंड आपको बताना पड़ेगा। जैसे यहां पर कितने लिगेंड्स हैं? साइनो 6 हैं, तो आपको बताना पड़ेगा हेक्सासाइनो। क्या बताना पड़ेगा? हेक्सासाइनो। कि भाई Cn माइनस कितने लिगेंड हैं? 6 हैं, तो आपको बताना पड़ेगा हेक्सासाइनो। आपको नंबर कहां नहीं बताना? ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है ना, इसमें आपको संख्या नंबर नहीं बतानी कि भाई कितने आयन्स है। जैसे 4 पोटेशियम है तो आपको टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है? ओनली पोटेशियम। लेकिन एंटिटी के अंदर जो लिगेंड हैं उनका नंबर ऑफ लिगेंड आपको बताना पड़ेगा। अगर 1 है तो ठीक है, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। ठीक है। यहाँ पे और भी स्पेशल बातें आएंगी, हम एग्जाम्पल के साथ साथ डिस्कस करेंगे। चलिए, इस एग्जाम्पल के लिए हमने बात की कि पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे और लिगेंड्स के नाम के लास्ट में हम लिखेंगे सेंट्रल मेटल का नाम। जैसे यहाँ पे आयरन है तो आयरन का नाम हमें लिखना है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिव पार्ट है, अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैसी है? नेगेटिव पार्ट। आपको कैसे पता चलेगा भाई कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिव पार्ट है? सिंपल है, अगर एंटिटी का चार्ज नेगेटिव है तभी तो उससे पहले कोई ना कोई पॉजिटिव आयन मिलेगा, और अगर कोई आयन नहीं है तो उसके ऊपर आपको चार्ज भी दिख जाएगा कि भी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो अगर एंटिटी नेगेटिव है तो उसमें सेंट्रल मेटल के नेम के लास्ट में 8 लगता है, ATE। और सेंट्रल मेटल का नेम उसके ग्रीक नेम से बनता है। जैसे आयरन को ग्रीक लैंग्वेज में फेरस कहते हैं, तो फेरस से क्या बनेगा? फेरेट बनेगा। क्या बनेगा? फेरेट। और अगर एंटिटी पॉजिटिव या न्यूट्रल है तो मेटल के नाम में कुछ चेंज आपको नहीं करना। और एट लास्ट आपको मेटल के नेम के बाद लगाना होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। आप बोलेंगे सर इतने सारे रूल्स क्या याद रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। जब आप एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको रूल्स याद इजीली होते हैं, कुछ ज्यादा नहीं है। 10 मिनट में मैंने सारे रूल्स बता दिए लगभग।
और धीरे धीरे हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आपको करनी है प्रैक्टिस। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लिगेंड्स के चार्ज और उनके नेम आपको याद करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, तो ही आप नेमिंग कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी तो प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, ये पहला कंपाउंड है K4FeCN6। तो बच्चों सबसे पहले मैं इसमें क्या लिखूं, पोटेशियम। क्या लिखना है मुझे, पोटेशियम। एक बार मैं इनको मिटा लेता हूं, दोबारा से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वन बाय वन लिखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मुझे पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखना है, मैंने लिखा पोटेशियम। टेट्रा पोटेशियम मुझे नहीं लिखना, मैंने आपको बताया रूल में कि संख्या, नंबर ऑफ आयंस नहीं बताना। क्या पोटेशियम और इसका नाम लिखने से पहले मुझे स्पेस छोड़ना है? आप बोलेंगे सर यस छोड़ना है, आपने कहा था कि आयनिक और एंटिटी के पार्ट के बीच में स्पेस छोड़ना है। अब मैं एंटिटी का नाम लिखने जा रहा हूं, क्या मैं इसमें पहले मेटल का नाम लिखूंगा कि लिगेंड का? आप बोलेंगे सर पहले लिगेंड्स के नाम लिखो, अगर एक से ज्यादा टाइप है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखो, और फिर बाद में आप सेंट्रल मेटल के बारे में सोचो। ठीक है, तो भाई यहाँ पे लिगेंड है साइनो, कितने 6, तो मैं लिखूंगा हेक्सा। क्या मैं हेक्सा और साइनो के बीच में स्पेस छोड़ूं? तो आप बोलोगे सर नहीं, आपने कहा था कि एंटिटी का नाम आपको कंटिन्यू लिखना है, कोई स्पेस उसमें नहीं छोड़ना। तो नाम क्या आएगा, हेक्सा साइनो। हेक्सा साइनो, लिगेंड्स के नाम हो गए। अब मुझे लिखना है सेंट्रल मेटल। क्या मैं इसको आयरन लिखूं या फेरेट? तो आप बोलेंगे सर फेरेट लिखो। मैं पूछूंगा क्यों, तो आप बताओगे कि सर ये एंटिटी नेगेटिव चार्ज है। आपको कैसे पता चला? आप बोलोगे सर इससे पहले पॉजिटिव आयन लगे हैं तो ये तो पक्का नेगेटिव है। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, फेरेट, हेक्सासाइनो फेरेट, और उसके बाद फेरेट के आगे ब्रैकेट में मुझे क्या लिखना है? आप बता दोगे सर आयरन का, फेरेट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो लिखना है। और अभी अभी हमने निकाला था यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2। रोमन में लिखूं कि ऐसे 2 लिखूं? तो कैसे लिखना है? आप बोलोगे सर रोमन में लिखूं। सेकंड, ये नाम हो गया स्टूडेंट्स इसका, कोई डरने वाली बात नहीं है, आसान है, आपको समझ में आया है, और आगे एग्जाम्पल में और अच्छे से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ये बात समझ में आई? इसका नाम है पोटेशियम, स्पेस, पहले लिगेंड का नाम, नंबर बताते हुए हेक्सासाइनो, सेंट्रल मेटल का नाम, अगर ये नेगेटिव है तो मेटल का नाम ग्रीक लैंग्वेज में आगे 8 लगाते हुए, और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरे कंपाउंड की। तो दूसरा कंपाउंड मेरे पास यहां पर है CrH2O4। ठीक है, चेंज हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, Cl2, और बाहर है NO3। ठीक है, अब बच्चों ये देखिए कि एंटिटी यहाँ पे पहले लिखा है कि बाद में लिखा है? तो एंटिटी पहले लिखा है, मतलब ये एंटिटी जो है इसका टोटल चार्ज यहाँ पे प्लस होना चाहिए। कितना होना चाहिए, प्लस, क्योंकि बाद में क्या जुड़ा है, NO3। अरे NO3 इसके प्लस को ही तो न्यूट्रल कर रहा है, यानी कि एंटिटी यहाँ पे कैसी है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि उसके बाद में क्या जुड़ा है, नेगेटिव आयन। तो अपने को तो पहले पॉजिटिव वाले पार्ट का नाम लिखना है। मतलब मैं नाइट्रेट ना लिख करके, नाइट्रेट इसका आयनिक पार्ट है, ये एंटिटी है, मुझे पहले क्या लिखना पड़ेगा, एंटिटी का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एंटिटी के नेम में क्या मैं पहले मेटल का नाम लिखूं या लिगेंड्स का नेम लिखूं? तो आप बोलोगे सर लिगेंड्स का। अब लिगेंड दो तरह के हैं स्टूडेंट्स, एक है एक्वा, वाटर को एज ए लिगेंड क्या कहते हैं, एक्वा कहते हैं, ए से स्टार्ट होता है। एक है मेरे पास क्लोरो या क्लोरिडो, क्लोरो बोल दो या क्लोरिडो। जब Cl- एज ए लिगेंड होता है तो उसको क्लोरो या क्लोरिडो कहते हैं, और अगर ये Cl- बाहर होता तो इसको क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोराइड। अंदर क्या बोलेंगे, आरबीएससी की बुक बोलती है क्लोरो, एनसीईआरटी बोलती है क्लोरिडो, दोनों सही है। ठीक है, तो मैं क्लोरो और एक्वा में पहले किसको लिखूंगा, एक्वा को, क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले आता है। ठीक है, कितने एक्वा है मेरे पास, 4, तो मैं लिखूंगा टेट्रा एक्वा। कितने क्लोरो है, 2, स्पेस छोड़ना नहीं है भाई, डाई क्लोरो या क्लोरिडो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, डाई क्लोरिडो। अब आएगी मेटल की बारी, क्रोमियम लिखूं कि क्रोमेट, क्रोमियम लिखूं या क्रोमेट? तो आप बोलोगे सर ये तो पॉजिटिव एंटिटी है, यहाँ पे आपको क्रोमेट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या लिखना है, क्रोमियम।
क्रोमेट 8 कब लगेगा? जब ये एंटिटी कैसी होती? नेगेटिव। अभी कैसी है? पॉजिटिव। तो मैं लिखूंगा यहां पे क्रोमियम, क्रोमियम। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। ऑक्सीडेशन नंबर जब आप निकालेंगे -1 -2 -3, तो ये हो गया +3। एक्स रख के निकाल सकते हो। क्रोमियम थर्ड, ये तो हुआ एंटिटी का नाम, यहां से यहां तक का नाम। अब मुझे छोड़ना है स्पेस, और स्पेस छोड़ करके मुझे लिखना है नेगेटिव पार्ट का नाम। NO3 माइनस का नाम है नाइट्रेट। क्या नाम है? नाइट्रेट। तो स्पेस छोड़ करके मैं लिखूंगा यहां पर नाइट्रेट। ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। ठीक है, चलिए अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अब अगर एंटिटी के चार्ज को बैलेंस करने वाला कोई आयन नहीं है, मान लो ये एंटिटी है, इस पे चार्ज कैसा है? माइनस। क्या होना चाहिए था? इससे पहले कोई प्लस पॉजिटिव आयन होना चाहिए था, पर नहीं है। तो अब नाम कैसे लिखें? अब तो इसी का लिखना पड़ेगा। भाई पॉजिटिव पार्ट तो कोई है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? सीधे नेगेटिव इसी का नाम लिखो। इसमें पहले किसका नाम लिखो? इसमें पहले लिखो लिगेंड का नाम। किसका? लिगेंड का। क्या लिगेंड है भाई? साइनाइड है, तो क्या लिखेंगे? टेट्रासाइन। ठीक है। अब निकल या निकलेट, निकल या निकलेट, एंटिटी कैसी है आपकी? नेगेटिव चार्ज है, तो क्या मुझे 8 लगाना चाहिए? लगाना चाहिए, यानी कि मैं इसको लिखूंगा निकलेट। टेट्रासाइनो निकलेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो एक्स रख के। x -4 इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू 4 -2 यानी कि +2। अभी आपने निकाला था। ठीक है, तो यहां पे निकलेट क्या आ गया? सेकेंड। अब जब एंटिटी के चार्ज को बैलेंस करने वाला कोई आयन उसके पहले या बाद में नहीं हो, तो आपको नेम के लास्ट में लिखना होता है आयन। क्या लिखना होता है? आयन। ये आयन क्यों आया? क्योंकि भाई ये एंटिटी जो है ये एक आयन है, इसके चार्ज को बैलेंस करने वाला कोई आयन यहाँ पे इसके पहले नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये खुद एक आयन है, इसलिए नेम के लास्ट में क्या लगाना होता है? आयन लगाना होता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब की बार एंटिटी पे चार्ज है पॉजिटिव। नाम क्या होगा? देखिए NH3 को एज ए लिगेंड बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं? एमीन। वैसे तो अमोनिया होता है, NH3 क्या होता है? अमोनिया। पर ये एज ए लिगेंड जब किसी सेंट्रल मेटल से जुड़ा होता है तो इसको बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं? एमीन। तो कितने एमीन हैं? 4। नाम हो जाएगा टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। अब बताओ निकल लिखूं कि निकलेट? आप बोलेंगे सर अब की बार तो एंटिटी पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको निकलेट ना लिख करके क्या लिखना है? सिर्फ निकल लिखना है, क्योंकि पॉजिटिव एंटिटी में मेटल के नेम को चेंज नहीं करते, जैसा नाम है वैसा ही लिख देंगे। टेट्रा एमीन निकल। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसका 0 है, इसका x है, टोटल +2, तो किसके बराबर आ जाएगा? +2 के बराबर। निकल सेकेंड। अब क्या लगाएं? आयन लगाना है। क्या लगाना है? आयन, क्योंकि एंटिटी के चार्ज को बैलेंस करने वाला कोई आयन उसके बाद में नहीं जुड़ा। इस तरह से आपको नेमिंग करनी है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, चलिए। अब अगर कंपाउंड है NiCO4, कोई चार्ज नहीं है, ना कोई चार्ज है ना कोई बैलेंस करने वाला आयन है, अब इसका नाम क्या होगा? CO होता है बच्चों कार्बोनिल। क्या होता है? कार्बोनिल। और ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल। तो CO कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो मैं लिखूंगा टेट्रा कार्बोनिल, कार्बोनिल। अब क्वेश्चन आएगा निकल लिखें कि निकलेट? यहां पे कोई चार्ज नहीं है। 8 तभी लगाना है जब चार्ज कैसा हो? नेगेटिव हो।
यहाँ तो चार्ज है नहीं, ये तो न्यूट्रल है, तो उसको निकल का निकल ही लिखना है, टेट्रा कार्बोनिल निकल। अब भाई निकल के आगे लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो कार्बोनिल का 0 होता है, टोटल भी 0 है, मतलब निकल का आपने रखा x, कार्बोनिल का रखा 0, टोटल किसके बराबर है 0, तो x इज इक्वल्स टू कितना आया 0। यानी कि सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में कैसा है 0 है, तो आपको लिखना है यहां पर 0, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल हम यहां पे लेते हैं। सपोज दैट ये कंपाउंड आपके पास है, इस कंपाउंड में आपको दो बातें अच्छी सीखने को मिलेंगी, ध्यान देना भाई। एंटिटी पहले लिखी है, मतलब ये पॉजिटिव है, बाद में क्या है नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन क्या है Br, तो Br पे कैसा चार्ज होता है -1, तो इस पूरी एंटिटी पे कैसा चार्ज होना चाहिए +1, है ना। तो पॉजिटिव एंटिटी है तो पहले इसी का नाम लिखेंगे। अब इसमें लिगेंड क्या है, एक तो लिखा है En, क्या लिखा है En, एक लिखा है Cl। Cl आप जानते हैं क्लोरिडो या क्लोरो होता है। En क्या होता है, En होता है एथिलीन डाई एमीन की शॉर्ट फॉर्म। एथिलीन डाई एमीन एक बड़ा सा नाम है, तो उसको शॉर्टकट में लिख देते हैं En, एथिलीन डाई एमीन। कितने एथिलीन डाई एमीन जुड़े हैं, 2। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर किसी लिगेंड के खुद के नेम में, अगर किसी लिगेंड के नेम में डाई ट्राई टेट्रा ये सब आता है, तो उसके नंबर ऑफ लिगेंड बताने के लिए डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं होता, उसके लिए बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस इन वर्ड्स का यूज होता है। 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस। फॉर एग्जाम्पल एथिलीन डाइएमीन, ईएन का पूरा नाम क्या है एथिलीन डाइएमीन, तो इसके खुद के नेम में क्या आ रहा है डाई, तो आप इसके नंबर ऑफ लिगेंड बताने के लिए 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं डाई यूज करते हैं। यहां पे मैं डाई का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इसको लिखूंगा डाई एथिलीन डाइएमीन, तो ये तो उसका आईयूपीएसी नेम बदल गया लिगेंड का। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो मुझे नंबर ऑफ ईएन बताने के लिए मुझे बिस यूज करना है, क्या यूज करना है बिस, क्योंकि लिगेंड के खुद के नेम में क्या है डाई वर्ड आ रहा है, तो मैं उसके नंबर ऑफ लिगेंड बताने के लिए डाई का यूज नहीं कर सकता। तो नाम क्या बनेगा बिस एथिलीन डाइएमीन। चलिए लिखते हैं, एथिलीन डाइएमीन ई से शुरू होता है और Cl2 शुरू होता है C से, तो बताइए पहले क्लोरिडो लिखना चाहिए कि एथिलीन डाइएमीन, क्लोरिडो लिखना चाहिए क्योंकि C से शुरू होता है, अल्फाबेटिकली लिखना है अपने को। तो यहां पे नेम होना चाहिए क्या डाई क्लोरो, आरबीएससी में क्लोरो, एनसीईआरटी में क्लोरिडो, दोनों सही है। तो क्या आया डाई क्लोरो। मैंने इसको पहले क्यों लिखा, क्योंकि C से शुरू होता है और ये किससे शुरू होगा किससे ई से। उसके बाद इसके मैं डाई एथिलीन की जगह क्या लिखूंगा बिस, बिस एथिलीन। कई बार जब बिस ट्रिस ये सब लगाते हैं तो लिगेंड के नेम को छोटे ब्रैकेट में भी लिख देते हैं, यानी कि बिस लगाया तो एथिलीन डाइएमीन को ब्रैकेट में भी आप छोटे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। डाई क्लोरो, दो तो क्लोरो है, और बिस एथिलीन डाइएमीन मतलब 2 एथिलीन डाइएमीन है। सेंट्रल मेटल क्या है क्रोमियम, क्रोमियम को क्रोमियम लिखेंगे क्योंकि एंटिटी पे कैसा चार्ज है पॉजिटिव, तो क्रोमियम। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम थर्ड, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा थर्ड, 3 आएगा, आप निकाल सकते हैं बाद में। अब स्पेस देकर के आएगा ब्रोमाइड, क्या आएगा ब्रोमाइड। मजे की बात देखो, अगर ये Br माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो हमने इसको बोला ब्रोमाइड, क्या बोला ब्रोमाइड आयन। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में ये अंदर होता तो इसका नाम पता है क्या होता, एज ए लिगेंड एंटिटी के अंदर जब ये होता तो हम इसको बोलते ब्रोमो या ब्रोमिडो, क्या बोलते ब्रोमो या ब्रोमिडो। अभी हम इसको क्या बोल रहे हैं ब्रोमाइड। जैसे देखिए
यहाँ पे Cl को मैंने बोला क्लोरो या फिर क्लोरिडो। अगर ये Cl बाहर होता तो पता है मैं इसे क्या कहता, क्लोराइड। क्या कहता, क्लोराइड। ठीक है, ध्यान देना इस बातों पे। चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम यहाँ पे लेते हैं। ये देखिए, ये जो कंपाउंड है इसमें सबसे पहले तो मुझे क्या लिखना है, सोडियम। भाई पहले पॉजिटिव पार्ट ये है तो इसका नाम लिखो ना, सोडियम। क्या मैं ट्राई सोडियम लिखूंगा? आप बोलोगे सर नहीं, क्योंकि आयनिक पार्ट के आपको नंबर ऑफ आयंस बताने की जरूरत नहीं है, तो मैंने क्या लिखा, सोडियम। ठीक है, अब आगे यहां पर नेम क्या है, एंटिटी। एंटिटी भी ये OX है। OX होता है स्टूडेंट्स ऑक्जेलेटो की शॉर्ट फॉर्म। किसकी? ऑक्जेलेटो की। ऑक्जेलेटो, इसको C2O4 -2 ऐसे भी लिख सकते हैं। C2O4 इसका फॉर्मूला होता है, -2 इसका चार्ज होता है। मतलब OX की जगह यहाँ पे C2O4 भी मिल सकता था, ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, C2O4 ऐसे होता है ये। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था। ऑक्जेलेटो क्या है ये? ऑक्जेलेटो कितना चार्ज है, -2 होता है एक पे। तो कितने ऑक्जेलेटो है मेरे पास? 3। तो नाम क्या आएगा, सोडियम ट्राई ऑक्जेलेटो। ठीक है, अब एंटिटी कैसी है, नेगेटिव चार्ज है, तो मुझे कोबाल्ट लिखना चाहिए कि कोबाल्टेट लिखना चाहिए? नेगेटिव एंटिटी है तो मुझे कोबाल्ट न लिख करके क्या लिखना पड़ेगा, कोबाल्टेट। एट उसके आगे लगेगा, तो नाम बनेगा ट्राईऑक्सिलेटो कोबाल्टेट। अब आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो भाई निकाल लो ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे? 3 सोडियम का मिलाकर के +1 × 3 कितना बन गया, 3। कोबाल्ट का रखा X, एक ऑक्सीलेटो पे -2 है तो 3 का कितना हो गया, -6। टोटल आया 0। X की वैल्यू आ गई 6 - 3 कितना, +3। तो मुझे क्या लिखना है यहां पर, कोबाल्टेट थर्ड। क्या लिखना है, कोबाल्टेट थर्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपको नेमिंग करनी है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आपको मैं यहाँ पे करने के लिए देता हूँ, आप कर भी सकते हैं। चलिए, अगर मैं लिखता हूँ CrNH3 6 CuF6, ये कंपाउंड है जिसका आपको नाम लिखना है। अब स्टूडेंट्स, इस कंपाउंड में स्पेशल बात ये है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। पहले भी एक एंटिटी है, बाद में भी क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। मतलब पॉजिटिव पार्ट भी और नेगेटिव पार्ट भी। तो पहले इस एंटिटी का नाम लिखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है, फिर इसका लिखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है। अब ऐसे में सेंट्रल मेटल भी दो हैं, एक है क्रोमियम, एक है कोबाल्ट। पहले तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, क्या रख करके, 2x। ऐसे कंपाउंड में दोनों मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 90%, हमेशा लगभग ये मान लीजिए सेम होता है। हमेशा सेम होता है, मतलब जितना ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का है उतना ही किसका है, कोबाल्ट का। तो आप दोनों के लिए क्या वैल्यू मान लेंगे, 2x। क्या मान लेंगे, 2x। और 2x मान करके आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। भाई x चार्ज इसका, x इसका, तो दोनों का मिला के कितना हो गया, 2x। चलो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। x और x दोनों का मिला के मैंने रखा 2x। एमिन तो 0 होता है, एमिन क्या होता है, 0। F पे होता है -1, तो 6 फ्लोरिडो का कितना हो गया, 6 फ्लोरिडो का चार्ज हो गया -6 = 0। तो x की वैल्यू बच्चों आपके पास आई 6/2, यानी कि कितने, +3। कितनी आई, +3। मतलब क्रोमियम का चार्ज भी +3 है और कोबाल्ट का भी कितना है, +3 ऑक्सीडेशन नंबर है। अब देखो, इस पे +3, ये न्यूट्रल, तो इस पूरी एंटिटी पे चार्ज कैसा हुआ, +3। भाई क्रोमियम +3, एमिन न्यूट्रल, तो इसका टोटल चार्ज कितना, +3। यहां देखो, इस पर +3, इनका -6, +3 -6, पूरी एंटिटी पे चार्ज कितना आया, -3।
तभी तो इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। ठीक है, अब नेम लिखना है, तो नेम लिखना है, पहले पहली एंटिटी का नाम लिखो, फिर दूसरी का लिखो। इसका नाम हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, हेक्सा एमीन। 6 है ना, हेक्सा एमीन। फिर क्रोमियम लिखूं कि क्रोमेट, आप बोलोगे सर ये तो पॉजिटिव वाली एंटिटी है, इसका तो क्रोमियम लिखो, क्रोमियम थर्ड। फिर स्पेस छोड़ना है, स्पेस छोड़ना है, मैं नीचे लिखूंगा, स्पेस छोड़ के आगे लिखना है, मैं यहां लिख रहा हूं हेक्सा फ्लोरिडो, हेक्सा फ्लोरिडो। कोबाल्ट की कोबाल्टेट, आप बोलोगे सर ये वाली एंटिटी तो माइनस वाली है, तो इसके लिए लिखो कोबाल्टेट, क्या लिखो, कोबाल्टेट, और आगे आ जाएगा थर्ड। तो इस तरह से आप ऐसे कंपाउंड्स की नेमिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना टाइम बाकी है अभी आपका। टाइम ऑलमोस्ट हो गया है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बच गए हैं स्टूडेंट्स, जो मैं आपको कल की क्लास में करवाऊंगा। तो जिन्होंने आज की क्लास ज्वाइन की है, जिनको कुछ समझ में आया है, वो कल की क्लास जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें हम कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, फाइन, ओके।